हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट वीडियो स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। जो अब आपके 2024 के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए ये वन शॉट वीडियो है। जितना ज़्यादा शॉर्ट में होता है उतना ज़्यादा शॉर्ट में इस चैप्टर को कवर किया गया है और सारे टॉपिक्स कवर किए हैं अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। Branch of physical chemistry which deals with the rate of chemical reaction and mechanism by which the reaction occurs। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। मैं आपको बताती हूँ इसका बेसिक मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स का तो आपको मतलब पता है कि स्पीड, एक तरीके से हम काइनेटिक्स जो है स्पीड बताता है। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, किस रेट से वो हो रही है रिएक्शंस, उनको जो बताता है केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स मतलब स्पीड, काइनेटिक्स मतलब स्पीड। तो जो हमें ब्रांच केमिस्ट्री की ये रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन से डील करेगी और कौन सा वो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेंगी, कौन सा वो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर रही हैं, उनकी स्टेप बाय स्टेप जो मैकेनिज्म है कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप, वो सब जो स्टडी होगी वो हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको मतलब क्लियर होगा। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक मीन्स उनकी स्पीड, उनका रेट, जिस रेट से वो रिएक्शन हो रही है, वो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, कौन सा क्या उनका रेट है, किन किन स्पीशीज पर वो रिएक्शन डिपेंड करेगी कि रिएक्टेंट में हमारे पास एक स्पीशीज भी हो सकता है, रिएक्टेंट में हमारे पास दो स्पीशीज भी हो सकते हैं। तो वो रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेगी वो हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन की। देखो, कोई रिएक्शन है हमारे पास, बेसिक रिएक्शन जो कि R टू P जा रही है। दिस इज द रिएक्शन विच इज गोइंग फ्रॉम R टू P। अब इसका अगर हमें रेट स्टडी करना है तो देखो, रिएक्टेंट जो है एक टाइम के बाद रिएक्टेंट मतलब वो स्पीशीज जो रिएक्ट कर रही है, एक टाइम के बाद ये खत्म होती जाएगी रिएक्शन में। तो हम कहेंगे डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो R का है वो डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये क्या देगा हमें, रेट ऑफ द रिएक्शन देगा। और प्रोडक्ट पी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, हमारा जो पी प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम कहेंगे इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये भी क्या देगा हमें, रेट ऑफ द रिएक्शन देगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ROR, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इज इक्वल टू डेल्टा P बाय T। प्लस है यहाँ पर, मतलब हमने प्लस को रिप्रेजेंट नहीं किया साइन से। डेल्टा P बाय T क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने डेल्टा P बाय T लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये। तो आगे बढ़ते हैं हम। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है उस इंस्टेंट पे क्या रेट है रिएक्शन का, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे कि यहाँ आपको ग्राफ दिखाई पड़ रहा होगा, इस ग्राफ के अंदर हमने एवरेज रेट मतलब इस पूरे रिएक्शन का एवरेज ले लिया। ठीक है, विच वॉज माइनस R बाय डेल्टा T। और इसको हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी फाइनल है C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और हमें आपको पता है मैथमेटिक्स से, जो हमारा एक पर्टिकुलर स्लोप होता है, स्लोप मतलब टेंजेंट, टेंजेंट जो होगा ना वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा। जैसे कि दोबारा सबको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो, ये इस ग्राफ का, सॉरी, एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ करती हूँ फिर आपको क्लियर होगा। इस ग्राफ के ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाए तो कुछ इस तरीके से, मतलब अच्छे से बन नहीं पा रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये कुछ टेंजेंट इस टाइप का बनेगा इस ग्राफ का, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बनेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज मतलब पूरे के पूरे ग्राफ का हमने एवरेज ले लिया, इंस्टेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि वो छोटा इंटरवल होगा। छोटे इंटरवल को हम डेल्टा से नहीं डी से डिनोट करते हैं। मैथमेटिक्स में दो पढ़ते हैं, एक डेल्टा और एक डी। छोटा इंटरवल के लिए हम डी यूज करते हैं, बड़े के लिए हम डेल्टा। अब क्योंकि एवरेज के अंदर हम ये पूरा का पूरा ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने डेल्टा R बाय टी लिया, डेल्टा टी लिया था। अब यहाँ इंस्टेंटेनियस के लिए हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ डेल्टा ना यूज करके यूज करेंगे डी आर बाय डी टी। और माइनस डी आर बाय डी टी, माइनस क्यों, क्योंकि बेटा माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड।
तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं माइनस का साइन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट के टर्म्स में। अभी तक हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में देखा है, अब हम प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लेते हैं। सेम ग्राफ, बस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये होगा एवरेज रेट। C2 माइनस C1 उसी का ही डेल्टा हमने ले लिया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C2 है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारी C1, तो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये हो जाएगा हमारा एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट dp बाय dt, जो कि स्लोप के इक्वल होगा। स्लोप मतलब टेंजेंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसे हम स्लोप कहेंगे, dp बाय dt। तो बेटा एक चीज और, ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट पूछे जाते हैं पेपर में, इनको ध्यान से पढ़ लो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैंने ऑलमोस्ट के सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, आपके इस वीडियो में हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, और आपका जो हो गया इसको हम डेल्टा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखेंगे तो वो हमारा एवरेज रेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखें तो dp बाय dt आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा, और अगर हम इसे फिर से एवरेज के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा p बाय डेल्टा t। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ द रिएक्शन का जनरल एक्सप्रेशन हमें लिखना है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है ए स्मॉल कैपिटल ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। अगर मैं ए का रेट देखूं तो इट इज गेटिंग डिक्रीज, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो ए का रेट तो डिक्रीज ही होगा ना, क्योंकि वो रिएक्टेंट है। तो इसको लिखेंगे हम माइनस वन बाय ए डी ए बाय डी टी, अगर हम इंस्टेंटेनियस में लिखें। और अगर एवरेज रेट लिखें इसका हम, तो क्या होगा, माइनस वन बाय एट डेल्टा ए, ब्रैकेट में ले लेना, बाय डेल्टा टी, यहाँ पे लिखा भी है आपको दिख रहा होगा। और इसके साथ साथ हमारे पास है, अगर हम बाकी सारे उसके टर्म्स में लिखें, बाकी जो हमारे पास स्पीशीज हैं जैसे कि बी, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे हम डिवाइडेड में क्या ले रहे हैं, स्टोइशियोमेट्री को हम डिवाइड में ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए इसका स्टोइशियोमेट्री था तो हमने उसे डिवाइड में ले लिया, सिमिलरली बी का स्टोइशियोमेट्री था स्मॉल बी, तो हमने उसको डिवाइड में ले लिया। इस तरीके से हम डिवाइड में ले रहे हैं। और अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो वन बाय सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, और अगर हम इन सब का रेट जो होगा ना, सब इक्वल होंगे। ठीक है, ये सब के सब इक्वल है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे सी स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल बी के हैं, स्टोइशियोमेट्रिक सिंबल है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। अगर यहाँ पर 2a होता तो माइनस वन बाय टू लेते, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखते, और अगर यहाँ पर b की जगह 2 होता तो 1/2 लेते। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि इनका मतलब क्या है। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखो, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, वो रिएक्ट करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं आपस में, फॉर श्योर वो इफेक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट कम है, कम कॉन्सेंट्रेशन में है तो भी रिएक्शन अफेक्ट होगा हमारा। टेम्परेचर आप पढ़ोगे इस चैप्टर में ही आगे जाके कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस से भी आप फर्क क्या पड़ेगा वो आप देखोगे। देखो, सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करें तो जनरली रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम रेट लॉ पे आ जाते हैं। देखो, रेट लॉ में आप एक एक्सप्रेशन कहेंगे या फिर इक्वेशन कहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट, यानी कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि हम पी से डिनोट कर सकते हैं। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा ए कितना है हमारे पास, जैसे हमने बात की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एम, एम उसका जो भी देखेंगे, एम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ऑर्डर होता है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर एन। ठीक है, K is called as the specific rate of the reaction। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर K आ जाएगा, जो कि स्पेसिफिक रेट कहते हैं, रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट होता है। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर m और n क्या है, हमें ऑर्डर देंगे।
तो इन दोनों का जो m प्लस n होगा वो हमें क्या देगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप कोई भी ऑर्डर देखेंगे आपको यहीं से पता लगेगा कि सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपने ऊपर रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा, दिस वाज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसमें ऑर्डर निकालना हो तो क्या होगा, m प्लस n आपका ऑर्डर होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते, यहाँ पर आपने देखा कि k स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन जैसे हम कह रहे थे उस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है, वो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या, कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से पता लग जाएगा। इससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको जो है यूनिट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि ये वाला रिएक्शन जो है कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो आपको यूनिट से पता लगना चाहिए। देखो ए से हमने बनाया प्रोडक्ट, तो अब सिंपल सी बात है, हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन से पता है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू द पावर एन। रेट कांस्टेंट क्या है, जो के आपने स्पेसिफिक पीछे देखा ना, दिखा देती हूँ आपको पिछली स्लाइड में, रेट कांस्टेंट ही कहते हैं नॉर्मली हम बात करें तो, आप रेट कांस्टेंट ही पढ़ेंगे उसका नाम हर जगह। तो अगर ए से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम रेट कैसे लिखेंगे, के इंटू ए रेस टू द पावर एन, ये होगा आपका रेट। अब हमें रेट कांस्टेंट का जो चाहिए, क्या चाहिए हमें रेट कांस्टेंट का, हमें यूनिट चाहिए रेट कांस्टेंट का। तो के को हमने लिख लिया रेट डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एन। अब रेट क्या है आपका, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन है। जो आपका रेट होता है ना किसी भी रिएक्शन का, वो हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम में। यानी कि कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट, मतलब कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन है आपका रिएक्टेंट में, और डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द रेट का जो हमारा वो रहेगा ये रहेगा हमारा रेट का यूनिट। कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू 1 टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसकी पावर n। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक्सप्रेशन है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम। फॉर एग्जांपल हमने यूनिट फाइंड आउट करनी है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू आप जीरो पुट कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, आपका टाइम जो है यहाँ पर इनटू सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हो गया रेट हो गया। कैसे, एक बार मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज को, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेट है के इंटू ए, रेट मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इतने टाइम में कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो उसका यूनिट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको पता है हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, तो हमें के का यूनिट देखना है, यहाँ पर हमने फिर से मोल्स पर लीटर ले लेंगे हम यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में ही लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी ऑर्डर होगा एन की वैल्यू वही कर दीजिएगा, आपका जो है यूनिट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर है तो आप यहाँ पर जीरो कर दीजिएगा एन की वैल्यू को, तो अकॉर्डिंगली आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस, जो कि ये है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, ये तो आप याद रख लो। और डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये रही हमारे पास, और थर्ड ऑर्डर का भी रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ गिवन है। तो आप थोड़ा सा बस नजर मार लीजिए, रिएक्शन के ये एग्जाम्पल है, डायरेक्टली कम ही पूछे जाते हैं कि इस रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, तो ये कम पूछे जाते हैं। मैं आपको साथ साथ बताए जा रही हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना। हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जो कि सिंगल स्टेप में होती हैं। जो भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं उन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं।
और उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जो कि सिंगल स्टेप में हो रही हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन से बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो रिएक्शन होती है, उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे उन्हें उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, जितने भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वहां से हमें मिलता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी किसी रिएक्शन की तीन टाइप की हो सकती है। रिएक्शन कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो बाईमॉलिक्यूलर, तीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो ट्राईमॉलिक्यूलर एंड सो ऑन। तो हमारे पास इंटरमीडिएट्स क्या है? प्रोडक्ट produced in one step and consumed in another। तो इसका मतलब क्या हो गया? produced in one step and consumed in another, वो short lived species जो रिएक्शन के दौरान इन द मिडल ऑफ द रिएक्शन फॉर्म होते हैं और वो प्रोडक्ट तक जाते जाते कंज्यूम हो जाते हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर पे आपकी मम्मा खाना बना रहे हैं, तो हमारे पास जो इनिशियल स्टेप होगा रिएक्टेंट वाला स्टेप, वो तो ये वाला स्टेप था कि हमारे पास रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगा, थोड़ा बहुत सब्जी बनेगा, तो वो जो बीच में स्टेप होता है ना जो कि शॉर्ट लिव्ड है, उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का, वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपको कोई कह दे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो इस रिएक्शन की, तो आपको वहां पर गिवन होगा और एक स्टेप के ऊपर लिखा होगा स्लो, तो आप वहां पर क्या लिखोगे? रेट रेट इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पर जो हमारा स्लो स्टेप है वहां पर उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? हमारे यहाँ स्लो स्टेप में है H2O2 एंड I2 एंड I नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा दिस विल बी दी रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट जो कि डिपेंड करेगा स्लोएस्ट स्टेप पे। रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट विल डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट हमारा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब हमारे पास आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो मीन्स दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। ये वो रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है पर फर्स्ट ऑर्डर की बनाई जा सकती है अंडर सर्टेन कंडीशन, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये एक्चुअली में देखेंगे तो दो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, बट दिखने में दो हैं, पर इसकी जो रिएक्शन है उसका रेट सिर्फ इसी पे ही डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज के ऊपर। तो ये दिखने में तो लगता है कि एग्जैक्टली तो दे आर नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर, पर इन्हें हम बना सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसे हम इन रिएक्शन में दोनों में से एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है कि हम उसे फिक्स कर देते हैं। तो इस वजह से जो हमारा रेट होता है वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। दिखने में होता है कि हाँ, नॉट एग्जैक्टली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, पर हाँ अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस लगा के हम इसे फर्स्ट ऑर्डर का बना सकते हैं, इसलिए इसे हम सूडो कहते हैं। सूडो मीन्स इमेजिनरी, जो कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। जीरो ऑर्डर मतलब आप लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन तो पढ़ा है। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा था कि रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सम पावर क्या होता था? वहां पर वो सम पावर होता था ऑर्डर। तो यहाँ पर क्योंकि हमने बात ही कर लिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा? we have written here rate is equal to k into reactant raised to the power 0, और ये 0 क्या है? this is order, this 0 is order of the reaction। ठीक है, तो हमने reactant raised to the power 0 का क्या मतलब हो गया? 1, तो rate is equal to k आ जाएगा आपके पास, सीधा सीधा आंसर। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम कैसे एक रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, चलिए वो देखते हैं। तो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन से है रेट इज इक्वल टू के।
तो रेट को हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो यहाँ पर हमने माइनस डी आर बाई डी टी लिख लिया इसको, इज इक्वल टू के रेज टू द के इंटू आर रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू के। तो इसको हमने डी टी को दूसरी साइड ले लिया और डी आर को एक साइड ले लिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे से हम बड़ा बना दें। तो यहाँ पर डी जो है कि स्मॉल है हमारे पास, तो हमने उसे इंटीग्रेट करके आर बना दिया, और के इंटीग्रेशन डी टी, तो ये होगा के टी प्लस सी। तो सी क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब इनिशियली जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया कि आर नॉट है। व्हेन टाइम वाज जीरो, इनिशियली हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाज आर नॉट, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ आर नॉट आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आर माइनस में है ना। अब c की वैल्यू फिर से हम इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास इसके नेक्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाना है। मैथमेटिक्स में आप इक्वेशन पढ़ते हो विच इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन के तरीके से अरेंज कर लेते हैं। y क्या होना चाहिए आपका, y एक्सिस पे आपको कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, तो y एक्सिस पे आप क्या रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, यानी कि r जो होना चाहिए वो आपका y एक्सिस पे जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से r आपका y एक्सिस की तरफ ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस r का अगर नेगेटिव साइन अंदर दे दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, r इज इक्वल टू, वी विल बी हैविंग r नॉट प्लस के टी, सॉरी माइनस के टी। ठीक है, आर नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पर जो आपका एम एक्स प्लस सी, ये तो हो गया आपका सी, और m क्या हो गया आपका, माइनस के। तो यहाँ जो स्लोप है ना बच्चे, वो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने की वजह से जो आपका ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग रहेगा। दिस इज योर ग्राफ विच इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ जो कि डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा आपका आर नॉट। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ वो होती है जहां पर आपका रिएक्टेंट रिएक्शन हाफ रिएक्शन हो चुकी हो। हाफ रिएक्शन हो चुकी हो मतलब हाफ ही बची होगी आपकी रिएक्शन, है ना। तो यानी कि जो आपका इनिशियली आर है, अब वो क्या बन जाएगा, आफ्टर दी रिएक्शन 50% जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा, तो आपका आर जो होगा वो अब आर नॉट बाय टू हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, आर नॉट बाय टू। टी को हम क्या कर देंगे, टी को हमने टी हाफ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ की इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारी बन जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाय टू। टी हाफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, आर नॉट बाय टू के। तो यहाँ पर हाफ लाइफ जो हमारा इक्वेशन का है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। तो अगर हम हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ बनाएं तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस वजह से। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। एज वी हैड स्टडीड इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, के इंटू रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो, ये था रेट। तो फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन में रेट क्या होगा, के इंटू रिएक्टेंट रेज टू द पावर वन, वो होगा फर्स्ट ऑर्डर का रेट, है ना। तो दिस इज दी फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन से जो हमें मिल रहा हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस डी आर बाई डी टी इंटू आर। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया, तो वहाँ पर के आर आ गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आप लोगों को बता देते हैं कि डी आर डी आर बाय आर, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका लॉग आएगा एल एन आर। इसका इंटीग्रेशन एल एन आर के इक्वल होता है। जो एल एन आर होता है वो 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल होता है। तो ये आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली जीरो ऑर्डर की तरह हमने इसको भी इंटीग्रेट कर लिया, और हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन के बाद। इंटीग्रेशन के बाद वी हैव गॉट एल एन आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। वही सेम वे आप यूज करोगे, टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, आपके पास एल एन आर नॉट आ जाएगा, माइनस ऑफ एल एन आर नॉट आ जाएगा, जो कि सी की वैल्यू होगी। तो अगर आप ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बन जाएगा।
ठीक है। तो दिस विल बी द ग्राफ, अगेन डिक्रीजिंग स्लोप होगा, नेगेटिव में स्लोप है तो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। इक्वेशन के अंदर लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू एल एन ए बाय बी। तो हमने ये वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज की, और एल एन को आपको पता है 2.303 लॉग के बराबर होता है, तो इस वजह से हमने ये इक्वेशन यूज कर दी और हमारी ये फर्दर इक्वेशन डेवलप हो गई, बन गई। तो यहाँ पर log आर नॉट बाय आर के टी डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू निकालें तो 2.303 डिवाइडेड बाय के log ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि वही, जब हमारी हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी वो क्या होगा, हमारा हाफ लाइफ होगा। और हाफ लाइफ में हम टी क्या लेंगे, टी हाफ के बराबर लेंगे, आर क्या लेंगे, आर नॉट बाय 2 के बराबर लेंगे, क्योंकि वो टाइम जब हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए उसे हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट बाय 2, क्योंकि डिवाइडेड में आपका था, ये होता है एक्सप्रेशन t is equal to 2.303 k log of a divided by a minus x। a माइनस एक्स आफ्टर सम टाइम जो आपका बनता है वो होता है a इनिशियल होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आर नॉट इनिशियल हो गया और आर नॉट बाय 2 क्या हो गया आपका फाइनल। तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। लॉग 2 की वैल्यू आप लोग लर्न करेंगे, वो होती है 0.30, तो टी हाफ की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फिर से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम वही तो पढ़ते आ रहे हैं, पर ये बच्चे प्रेशर के टर्म्स में है। ठीक है, तो अगर हमने गैसियस, अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे हैं, अब यहाँ पर हम प्रेशर के टर्म में लेंगे, क्योंकि जो आपकी रिएक्शन है यहाँ पर वो गैसियस रिएक्शन है। तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ पर प्रेशर के टर्म में लोगे। ए से क्या बन रहा है, बी प्लस सी। तो हमने मान लिया पी आई जो है इनिशियल प्रेशर है ए का, और पी टोटल है आपका इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी, और पी ए पी बी पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी एट टाइम टी। टोटल प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। एक टाइम पे जब रिएक्शन इनिशियली नहीं हो रही है तो हमारे पास प्रेशर है ए का पी आई ए टी एम, ठीक है, बी का क्या है 0 और सी का भी क्या है 0। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा हमारा ए में से, तो दैट विल बी पी आई माइनस एक्स। हमने एक्स ए टी एम माना कि रिड्यूस हो गया और वो हमारा बन गया बी और सी में। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स ए टी एम रिड्यूस हो गया और वहाँ बन गया। तो पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पी ए वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। पी ए क्या है हमारे पास, पी ए क्या है, पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने वहाँ से फाइंड आउट कर लिया था x की वैल्यू। तो हमें पता है पी ए क्या है, पी आई माइनस पी एक्स। तो हमने जस्ट पुट किया तो पी ए की वैल्यू आ गई। फर्स्ट ऑर्डर रेट वाला जो हमारा फॉर्मूला था, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स, ए का मतलब है इनिशियल, ए माइनस एक्स आफ्टर सम टाइम जो बन जाएगा। ठीक है, उसी में ही हमने जस्ट पुट करना और हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी, जो कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप रेट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपको यूनिट से भी पता लग जाएगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है कि जो रेट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। क्योंकि हम यहाँ पर उसमें कंफ्यूज नहीं हुए, ग्राफ में मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो इससे पहले आपने ग्राफ पढ़ा था वो था कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ। आपका कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ था आपका, इससे पहले जो आप पढ़ के आए हैं। सारे ग्राफ अलग अलग हैं ये। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन। रेट तो आपको पता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 0, यानी कि रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें हमें पता होता है कि डिपेंड ही नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है। ये एक फॉर्मूला है जिससे एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर आप सारे रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज अ शॉर्टकट।
उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट मेथड से आपको पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन है, फर्स्ट लॉ का भी आपको पता है, तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछा जाता कि आप ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करोगे, आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना आना चाहिए, रिएक्शन का पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर क्या है, किस पे डिपेंड करेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर कॉफिशिएंट लिखा है रेट कांस्टेंट इंटू T+10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री। इससे तो हमें क्लियर नहीं होता, तो मैं इसे ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर को अगर आप बॉईल कर रहे हैं, टेम्परेचर और तेज़ हो गया तो आप इसमें क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि अब वाटर के मॉलिक्यूल इधर उधर बहुत तेज़ी से भागेंगे, जो कि पहले उतनी तेज़ी से नहीं भाग रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ये तो श्योर है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर देखा गया इस चैप्टर में आर्हीनियस जो थियोरी थी उसमें ये देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर का 10 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज था रिएक्शन के रेट को ऑलमोस्ट डबल कर देता था। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होती है एक यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम में, तो उसे हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जैसे ही। इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन सारे इफेक्टिव नहीं होते, कुछ कोलिजन होते हैं जिनसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, जिनसे प्रोडक्ट बनता है, उन कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, जो कि प्रोडक्ट बनाती हैं। वो कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट बनता है उन्हें हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन अंडरगो कर सकें, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि दो स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे H2 और I2, बीच में ये स्पीशीज जो हमारा बना ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जो कि काफ़ी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज है। ये इस तरीके से ब्रेक होगा, दो HI के प्रोडक्ट्स बनेंगे या मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये हो गया हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि बीच में रिएक्शन के बनता है और उससे इमीडिएटली क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए ये हमारा रिएक्शन है जो कि प्रोसीड हुआ, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन आपको फर्स्ट ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ के अंदर यहाँ हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, यहाँ पर जो स्पीशीज़ है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से थोड़ी हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी ताकि वो जो है हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन हो सके और प्रोडक्ट बन सके। तो यहाँ पर इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच रिएक्टेंट मस्ट प्रोसेस टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो हमारे पास यहाँ जो इनका रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच की जो एनर्जी थी वो हो गई हमारी एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेटेड मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एनर्जी जो होती है रिलीज़ होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है, उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। एंडोथर्मिक में आप देखेंगे जो प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, जैसे हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो हम डिफरेंस ले रहे हैं प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का। ठीक है, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन केस, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन केस। अगेन ये ग्राफ्स आपको थोड़ा पता होने चाहिए। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट को हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी तो उन्होंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया, फर्दर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को एनर्जी दी तो उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट। अब हम आर्हीनियस इक्वेशन की, उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आपको पता है कौन सी, जो इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए जो रिएक्टेंट के पास मिनिमम रिएक्ट एनर्जी जो चाहिए वो हमें चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कर लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय दी मॉलिक्यूल्स, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी वो एनर्जी हो गई जो हमें चाहिए ही चाहिए, माइनस एवरेज एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज लाइक दैट एनर्जी। अगर आप कहीं पर ब्रेड लेने जाते हो, ठीक है,
और आपको ब्रेड लेने के लिए कितने रुपीज़ की ज़रूरत है? यू नीड 40 रुपीज़ फॉर बाइंग दैट ब्रेड एंड यू हैव 60 रुपीज़ विद यू, ठीक है। नाउ व्हाट यू रिक्वायर इज़ 40 रुपीज़, ठीक है। तो वहाँ पर जो 40 रुपीज़ आपको चाहिए, दैट इज़ दी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना है आपके पास यहाँ पे? एनर्जी पोजेस 20 है आपके पास एक्स्ट्रा, तो वो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चला जाएगा। थ्रेशहोल्ड एनर्जी आपका क्या होगा इन दैट केस? थ्रेशहोल्ड एनर्जी आपको चाहिए 40 और आपके पास 40 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बाकी की जो 20 होगी वो आपका किस लिए काम आएगी? बाकी की जो आपका 20 रुपीज़ होगा वो आपका एक्स्ट्रा इनकम में काम आएगा, ठीक है। तो वो आपको एक तरीके से एक्टिवेट कर देगा, तो वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी मान लो, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इससे क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन की। आर्हीनियस ने जो इक्वेशन के लिए वो दिया था, आर्हीनियस ने इक्वेशन के लिए कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया था, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो यहाँ पर ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, ए आपका आर्हीनियस कांस्टेंट है। दोनों साइड आपने लॉग ले लिया। जो आपका ई होता है एक्सपोनेंशियल और एल एन होता है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जब हमने उसके साथ लॉग लगाया ई के साथ, तो वो कैंसिल आउट होके माइनस ई ए बाय आर टी हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन, फिर हम उसे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। और आर्हीनियस थियरी थी क्या कि 10 डिग्री राइज अगर टेम्परेचर होता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाता है। तो ये आर्हीनियस थियरी थी, ठीक है। तो ये आपको मैं इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। अगैन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्क कर लो, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो आर्हीनियस इक्वेशन देखा है उसका हम ग्राफ बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। अगेन वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करेंगे। m जो होगा आपका यहाँ पर वो ई ए बाय 2.303 r होगा, जो कि नेगेटिव का होगा। नेगेटिव होते ही आपका ग्राफ को डिक्रीजिंग हो जाता है। हमने यहाँ पे log k1 और log k2 के टर्म में दो अलग अलग हमने यहाँ पर रेट कांस्टेंट लिए, उनके टर्म में अगर हम इक्वेशन लिखें तो कैसी होगी? देखिए हमारे पास यहाँ log k1 की इक्वेशन आ गई, log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी वन, और सिमिलरली टेम्परेचर T2 के लिए भी आ गई। अब log K2 माइनस K1 करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगैन मैं आपको बार बार कह रही हूँ आर्हीनियस थियरी इज़ इंपॉर्टेंट, तो ये प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, आर्हीनियस थियरी पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आर्हीनियस थियरी खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसे मत छोड़िएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर से, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने का या डिक्रीज़ होने का, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। 10 डिग्री अगर टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा? आपके कोलिजन्स जो होंगे बढ़ जाएंगे और रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ देख सकते हैं, ये आपका T डिग्री सेल्सियस मॉलिक्यूल, ये T+10। तो यहाँ पर आपका कितने मॉलिक्यूल्स T+10 में आप देख सकते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आपका जो है शेडेड पोर्शन ज़्यादा है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये वो वाले हैं मॉलिक्यूल जहाँ पर रिएक्शन जो आप देख रहे हो, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आगे आके रिएक्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? T+10 पे आके डबल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू T डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? डबल हो गया एज द टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हमारी। अब आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है, पर खुद कोई भी चेंज अंडरगो नहीं करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, पर हाँ उसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपके कोर्स में जो कैटलिस्ट हैं वो पॉजिटिव हम वाले बात कर रहे हैं, सिर्फ हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। एक इनहिबिटर्स भी होता है जो रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज करता है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये ग्राफ है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस से देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो बैरियर है वो डिक्रीज हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी के बैरियर को वो कम कर देता है, ठीक है। तो इस कैटलिस्ट का काम है इस बैरियर को कम करना। तो कैटलिस्ट इस तरीके से काम करता है। कोलिजन थ्योरी की बात करते हैं तो आप लोगों को ये बात पता है कि जो आपकी इफेक्टिव कोलिजन होगी उन्हीं से ही क्या होगी? आपकी रिएक्शन होगी। इफेक्टिव कोलिजन ही रिएक्शंस कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है ज़रूरी फैक्टर्स हैं
रिएक्शन को करवाने के। एक्टिवेशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो यहाँ पर हमने जैसे कि इक्वेशन लिखा, तो हमने यहाँ पर जो आपका रेट है जो कि ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी था, तो वहाँ पर हमने दो चीज़ें और ऐड कर दी हैं, विच इज़ वन इज़ पी एंड द अनदर वन इज़ जेड, जो कि आपकी एक होगा ओरिएंटेशन होगा आपका, और दूसरा आपका होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन, और दूसरा होगा आपका इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए जो हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, पी तो वो हो गया, और जेड हो गया आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स का होना, अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, कोई रिएक्शन तभी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए हैं। इस स्लाइड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन? देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है आप वो भी लिख सकते हैं आप, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी नेगेटिव का, या फिर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही लिख दीजिए, डेफिनेशन भी लिख दीजिए, एक्सप्रेशन भी लिख दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये CBSE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद राइट टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगेन दिस थिंग वॉज देयर, हमने जब डिस्कशन किया सारा। what happens to the rate of the reaction of zero independent of the concentration of the reactant? This also we had discussed for a reaction। इसमें ऑर्डर बताओ आप, तो ऑर्डर आपको पता है, स्टोइशियोमेट्री जो आपका कोफिशिएंट होता है रेज टू द पावर में होते हैं, उनको ऐड करके जो आता है वो ऑर्डर होता है। सूडो ऑर्डर का एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो, सूडो ऑर्डर का एग्जाम्पल आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का फिर भी नहीं पूछा जाता, सूडो ऑर्डर का पूछ लिया जाता है बच्चे, तो आपको मैंने इनके अंदर नोट्स में आपके एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। अब बेटा जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। आपको पता है 99% कंप्लीशन है अगर किसी रिएक्शन, तो बचा कितना बेटा, 1% रिएक्शन आपकी बच गई। 99% हो गई तो आपकी 1% रिएक्शन बच गई। तो यानी कि R0 क्या हो जाएगा आपका, और R क्या हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो R होगा आपका 1/1% ऑफ R0। तो क्योंकि R आपका क्या है, आफ्टर समटाइम जो आपका रिएक्टेंट बच गया वो होगा ना आपका आर, तो आपका क्या हो गया, बन गई ऑलमोस्ट 99, तो आपका प्रोडक्ट R0 तो इनिशियल है, वो इनिशियल ही रहेगा, इनिशियल तो हम फिक्स है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम जो आपकी रिएक्शन बच गई रिएक्टेंट के टर्म में, वो कितनी थी, 1% ऑफ R0, इनिशियल का 1% बचा हमारे पास, तो हमने जस्ट फार्मूला में पुट कर लिया और हमारे पास क्या आ गई, T99% की ये एक्सप्रेशन आ गई। सिमिलरली हमने T90% की फाइंड आउट की, और हमने दोनों को कंपैरिजन किया तो देखा इसमें 2 से मल्टीप्लाई था, इस एक्सप्रेशन में 2 मल्टीप्लाइड था, तो ये ऑब्वियसली डबल थी इसकी। तो बड़ा इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आई विल ट्राई टू फॉर्म मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, यू कैन टेक योर डाउट्स एज वेल। आपके डाउट्स पे आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर डाउट्स एज वेल। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रिपेयर वेल। ठीक है, अभी हम और बहुत सारी वीडियोस करेंगे, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट तो बाद में लास्ट में विश करूँगी।